हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का 2022-23 का पेपर है लॉ ऑफ टॉर्ट का। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये पेपर, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 1 पर क्वेश्चन है हमारा, नर्वस शॉक क्या होता है। मानसिक आघात से तात्पर्य मानसिक सदमे अथवा भावात्मक संताप से है। जब किसी व्यक्ति की असावधानी अथवा अपकत से मानसिक संताप होता है या मानवीय भावनाओं को ठेस पहुंचती है अथवा सदमे से शरीर को अन्य प्रकार की पीड़ा पहुंचती है तो मानसिक आघात कहते हैं, मतलब नर्वस शॉक होता है। मानसिक आघात को प्राप्त हुआ व्यक्ति नुकसानी का दावा कर सकता है। इसका मतलब कि जैसे कोई आपके सामने ऐसी घटना हो गई जिससे आपको एक मेंटल डैमेज हो गया, मानसिक आघात हो गया, नर्वस शॉक लग गया, तो उससे आप नुकसानी का दावा कर सकते हैं। को नर्वस शॉक हुआ है, ऐसा व्यक्ति नुकसानी पाने का हकदार होता है। अपकृत और अनुबंध के उल्लंघन के बीच अंतर क्या है। डिफरेंस बिटवीन टॉर्ट्स एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मीन्स टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट में अंतर क्या है। अपकृत मीन्स होता है एक ऐसा कोई आप कार्य करते हैं जिससे किसी दूसरे को हानि पहुंचती है या उसकी क्षति होती है, तो उसका आपको उसे क्षतिपूर्ति देना पड़ेगा, ये हमारा अपकृत होता है। लेकिन जो अनुबंध होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दो पक्षों के बीच होता है। अगर वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होते तो वहाँ पर भी नुकसानी दी जाती है जिस पार्टी को नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, अपकृत होता है यहाँ पर पहले से कोई नुकसानी डिसाइड नहीं होती, लेकिन जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है इसमें पहले से डिसाइड होती है, जितने का लॉस होगा वही नुकसानी आदमी देता है। मेन ऑफ डिफरेंस ये है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हमला और प्रहार के बीच अंतर क्या है। हमला का अर्थ है किसी व्यक्ति के शारीरिक गैर कानूनी ढंग से हाथ छोड़ना या किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने के प्रयत्न करना। हमले में शरीर से वास्तविक संपर्क होना आवश्यक नहीं है, लेकिन मात्र धमकी हमला नहीं होती। हमले करने से ये जरूरी नहीं कि आप किसी के शरीर को टच ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी नहीं है कि मात्र आप धमकी दे रहे हो उसको हमला करार दे दिया जाए। आशय तथा कार्य दोनों को मिलाकर हमला गठित होता है, ये हमारा हमला हो गया। प्रहार क्या है, बैटरी, किसी व्यक्ति के शरीर को उसकी इच्छा के विरुद्ध वास्तविक रूप से आघात पहुंचाना, कूद होकर बदले की भावना से अभद्र तरीके से छूना प्रहार कहलाता है। प्रहार में दूसरे के शरीर को वास्तविक स्पर्श आवश्यक है। देखिए हमले में क्या था, स्पर्श होना आवश्यक नहीं था, लेकिन जो प्रहार है उसमें स्पर्श होना आवश्यक है। ठीक है, आप डिफरेंस समझ गए होंगे इसको। नेक्स्ट है डी नंबर क्वेश्चन, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और मिथ्या कारावास के बीच अंतर क्या है। दोस्तों अब इसको समझते हैं, दुर्भावनापूर्ण अभियोजन और मिथ्या कारावास के बीच अंतर। दुर्भावनापूर्ण अभियोजन क्या होता है कि जैसे कि किसी के ऊपर मतलब झूठा आरोप लगाना, उसके ऊपर केस दायर कर देना, तो कोर्ट में चलता रहता है, ये दुर्भावनापूर्ण अभियोजन होता है। साबित हो जाता है कि वो बेगुनाह है, तो वहाँ पर कोर्ट क्षतिपूर्ति दिलाती है। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक प्रक्रिया अभियोजन को विद्वेषता का कारक परेशान करने के आशय से प्रारंभ कराए, इसी दुरुपयोग को समाप्त करने हेतु विद्वेषपूर्ण अभियोजन को एक अपकृत माना गया है तथा जिस व्यक्ति के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण परेशान करने के आशय से अभियोजन प्रारंभ कराता है तो उसे प्रतिवादी से प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार होगा। मतलब आप किसी को ऊपर झूठा केस फंसा रहे हैं, ठीक है, अगर वो निर्दोष साबित हो गया तो आपसे वो प्रतिकार प्राप्त कर सकता है जिसका उतना समय बर्बाद हुआ या पैसा बर्बाद हुआ। ये हमारा होता है दुर्भावनापूर्ण अभियोजन। और यहाँ पर मिथ्या कारावास क्या है, मिथ्या कारावास ऐसा होता है कि जैसे कि पुलिस है जिसे किसी को बिना बेगुनाही उसको उठा के जेल में बंद कर दिया, तो ये हमारा मिथ्या कारावास आता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि बिना विधिक औचित्य के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना या बंद कर देना मिथ्या कारावास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नुकसान की दूरदर्शिता, रिमोटेस ऑफ डैमेज। लॉ कहता है कि अगर आपको डायरेक्ट डैमेज हुआ है, कोई ऐसी घटना हुई है जिससे आपको डायरेक्ट डैमेज हुआ है, तो आपको तो उसका अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है। वहाँ पर डैमेज आपको हुआ है वो प्राप्त करने का अधिकार है। लेकिन अगर कोई ऐसा कार्य होता है जो उस टाइम प्रेजेंट टाइम तो उससे नहीं मैच खा रहा होता है, लेकिन वो बहुत दिनों बाद, जैसे कोई ऐसी घटना हो गई जो उस टाइम तो सब सही है, लेकिन वो काफ़ी दिन बाद वो कुछ और बन जाता है या कुछ ऐसी घटना हो जाती है, तो वही दे रखा है रिमोटेस ऑफ डैमेज, दूरदर्शिता का सिद्धांत। यहाँ पर जो पास हुई घटना होगी उसी का रेमेडी प्राप्त होगा, प्रतिकर प्राप्त होगा, दूर से कोई मतलब नहीं होता। एफ नंबर क्वेश्चन है, कैविएट एक्टर का सिद्धांत।
दोस्तों यहाँ पर सिंपल से दिया गया है, अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे किसी को क्षति पहुँचती है तो आपको उसकी क्षति की पूर्ति करना पड़ेगा। हमारा कैविएट एप्टम का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपरिहार्य दुर्घटना, इनविटेबल एक्सीडेंट। ये ऐसे कार्य हैं जिन्हें व्यक्ति साधारण औसत सतर्कता से भी उन परिस्थितियों में रोक नहीं सकता। यदि सतर्कता पूर्ण ढंग से किए गए किसी कानूनी कार्य से कोई क्षति होती है और ऐसी परिस्थितियों में होती है जो रोकी नहीं जा सकती, तो नुकसानी का मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं बनता। मनुष्य को संभावित घटनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए, काल्पनिक घटनाओं के प्रति नहीं। इसका कहने का मतलब है कि अगर कोई ऐसी घटना हो जाती है जो हम लोगों के बस में नहीं है, ठीक है, असंभावित घटना, वहाँ पर क्षति देने का कोई अधिकार नहीं, क्षतिपूर्ति करने का आप क्षतिपूर्ति का कोई वाद दायर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथ्या कारावास के उपाय। जैसे कि आप जानते ही मिथ्या कारावास के विषय में बताया कि किसी को आप ज़बरदस्ती उठा ले जाते बिना उसका कोई दोष होते हुए, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आपका यहाँ पर हक है कि वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसके लिए वाद दायर कर सकते हैं कोर्ट पर कि हमारे ऊपर मैं ज़बरदस्ती फंसाया गया। ये हमारा होता है मिथ्या कारावास के उपाय। नेक्स्ट है रक्षा के रूप में वैधानिक प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। दोस्तों नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। दोस्तों नॉर्मली होती है कि उपभोक्ता के लिए संरक्षण की आवश्यकता क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सही है या गलत है या कैसा है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। कहीं आपको गलत प्रोडक्ट तो नहीं दिया जा रहा है या आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा सकता, इसीलिए उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता हुई है हमको। ये बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है। इंग्लैंड और भारत में अपकृत वित्त के विकास की विस्तार से चर्चा कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं पहले ये इंग्लैंड से आया हुआ है भारत में अपकृत विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपकार को परिभाषित कीजिए। अपकार के लक्षण क्या हैं, अपकार के आवश्यक तत्व क्या हैं, विस्तार से चर्चा कीजिए। अपकृत के विषय में बताना है, टॉर्ट्स के बारे में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलेंटी नॉन फिट इंजूरिया के बचाव की चर्चा कीजिए और अपवाद क्या है। इसका मीन्स होता है, हिंदी में मतलब समझते हैं तो सहमत से क्षति नहीं होती है। एक लाइन समझते हैं, अगर आप किसी कार्य के लिए आप सहमत आपने दे दी, अगर उससे आपकी क्षति होती है तो वहाँ पर कोई नुकसानी का दावा आप नहीं कर सकते। जैसे कि एक व्यक्ति किसी किए जाने वाले कार्य के लिए अपनी सहमति देता है या वह क्षति सहने का खतरा अपने ऊपर मोल लेता है, वह उस कार्य या क्षति के विषय में कोई कार्यवाही नहीं कर सकता है। जब एक व्यक्ति मुक्केबाजी या कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेता है या किसी मानहानिकारक वक्तव्य के प्रकाशन की अनुमति देता है, वहाँ यह सूक्त समस्त कार्य से क्षति नहीं होती लागू होगा। इस प्रकार के वाद में प्रतिवादी या प्रतिरक्षा के ले सकता है कि वादी ने किए जाने वाले कार्य की सहमति दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सख्त दायित्व का सिद्धांत क्या है, इसके क्या अपवाद हैं, पूर्ण दायित्व का सिद्धांत इससे किस प्रकार भिन्न है। कठोर दायित्व का नियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंतर्गत प्रतिवादी के दोषयुक्त आचरण के बिना ही उसका दायित्व उत्पन्न होता है। रैलेंड बनाम फ्लेचर के बाद में यह नियम प्रतिपादित किया गया कि वह व्यक्ति जो अपने ही प्रयोजन के लिए अपनी भूमि पर कोई वस्तु लाता है या संचय करता है जो यदि निकल जाए तो हानिकारक हो, प्रथम दृष्टया उस समस्त हानि के लिए उत्तरदायी है जो उस वस्तु के निकल जाने का स्वाभाविक परिणाम हो, चाहे उसने उपेक्षा बरती हो या नहीं। यह हमारा कठोर दायित्व का सिद्धांत होता है। जैसे कि आप कोई खतरनाक चीज़ यहाँ पर ये भी है, जैसे आप कुत्ता लाते हैं, ठीक है, आपके घर में है, अगर वो किसी को काट लेता है जाकर तो यहाँ पर आपके दायित्व होगा, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी। सिंपल सी बात है। में जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इंग्लैंड से पारित हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे हादसे हुए भारत में जिसे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं प्रतिवादी के बचाव के लिए। वो 5 एक्सेप्शन दे रखे हैं। वादी का स्वयं दोष हो, दैवीकृत हो, वादी सम्मति हो, तृतीय पक्षकार का कार्य, संवैधानिक प्राधिकार। लेकिन उसके बाद यहाँ पर एब्सोल्यूट लायबिलिटी भारत में लागू हुई 1987 में एस.वी. मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में।
यहाँ पर भारत में लागू है। इसमें क्या होता है, अगर कोई आप कुछ भी काम करते हैं तो आप लायबल होंगे, आपने किया हो या ना किया हो। छठा क्वेश्चन है मानहानि क्या है, मानहानि के आवश्यक तत्व क्या है। इसके लिए उपलब्ध बचावों का विश्लेषण कीजिए। मानहानि कैसे आप कोई ऐसा वाक्य बोलते हैं या कुछ ऐसा लिखित प्रकाशित करते हैं जो दूसरे की रेपुटेशन खराब करता है, उसके सामाजिक स्तर पर जो इज्जत है उसको खराब करता है, यहाँ पर आपकी मानहानि होती है। उपद्रव के अर्थ और आवश्यक तत्वों पर चर्चा कीजिए। उपद्रव में प्रभावी और अप्रभावी बचाव क्या है। उसके बाद है प्रतिनिधित्व दायित्व सिद्धांत क्या है। विशेष संदर्भ में स्वामी सेवक संबंध पर विस्तार से चर्चा कीजिए। यहाँ पर ये बताया जाता है स्वामी और सेवक होता है, तो सेवक के द्वारा जो की गई गलती स्वामी के ऊपर लायबल होती है, उसके विषय में बताया गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की आवश्यक विशेषताएं क्या है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इससे किस प्रकार भिन्न है। देखिए जैसे 2019 में कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होने लगे तो इसके विषय में ये संशोधन किया गया। 2019 में नया आया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, वैसे तो 1986 में ही था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर ये है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट के लिए हम बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।